Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of March 2019. तो 22 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. Which of the following countries parliament recently voted to rename the capital as Nur Sultan? थी कल मैंने आपको न्यूज़ में बताया था. ऑप्शन आर ए तजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी कजाकिस्तान या डी कतर. क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 इज प्रिपेयर्ड बाय. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 इनमें से कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी UNSDSN. ओके, सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क. ओके, so question number 3 is what is cryosphere? This was asked in 2017 UPSC mains GS1 paper. Cryosphere क्या है and what is its importance? So please write it down कि ये भी पूछ सकता है, prelims में भी पूछ सकता है. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these 3 questions in the comment section below. Now in the comment and description you can also find the link to get our PDF as well as our social media platforms. तो आप हमको वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं from these links as well. Let's start with the news analysis. The first news is Modi will be fighting from the Varanasi seat again. तो वाराणसी सीट से लड़ेंगे और अमित शाह इज रिप्लेसिंग आडवाणी फ्रॉम द गांधीनगर सीट. ओके, तो अमित शाह जो रहेंगे वो लड़ेंगे इस बार गांधीनगर सीट से एंड ही विल बी रिप्लेसिंग लालकृष्ण आडवाणी फ्रॉम देयर. ये वैसे पान वाली न्यूज़ है कि पान के ठेले पे अगर आप खड़े हैं या आप चाय पी रहे हैं टपरे पे तो वहाँ पर डिस्कशन के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज टू ह्यूमंस हैव बीन स्ट्रेस्ड. अब ये कहाँ पे स्ट्रेस किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर? सो दैट वाज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च. ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? 21 मार्च को होता है. दूसरा चीज़ की थीम क्या था? तो थीम वॉज लर्न टू लव फॉरेस्ट. द थीम वॉज लर्न टू लव फॉरेस्ट. अब इससे रिलेटेड मैं 3 फैक्ट और आपको बताऊंगा. 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा. आज है 22 मार्च जो कि है वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे. कल 21 मार्च था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. आज 22 मार्च है, वर्ल्ड वाटर डे है. थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड. द थीम इज लिविंग नो वन बिहाइंड. 22 अप्रैल जो नेक्स्ट मंथ सेम डेट वो होगा 22 अप्रैल, वो होगा वर्ल्ड अर्थ डे. अर्थ डे होगा उस दिन. ओके, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन 22 मई जो नेक्स्ट मंथ अगेन मई में होगा वो होगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. ओके, तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो 22 मार्च है वो वर्ल्ड वाटर डे है, 22 अप्रैल जो है वो अर्थ डे है, 22 मई जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, 5 जून जो है वो आपका इन्वायरमेंट डे है. तो इस तरीके से ये डेट्स कुछ रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए. क्यों? क्योंकि ऐसा पूछ सकता है ना वो आपसे, मैच द कॉलम में पूछ सकता है या इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन यूटी, ये बेसिकली रिलेटेड था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ. इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2012. 2012 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है? अरालम, मुदुमलाई, मुकुर्ती, नगरहोल, बंदीपुरम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आती हैं NBR यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत. साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में, आपको बताना है. ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है आपको बताना है. नगरहोल, बांदीपुर ये सब आपको पता है कि कर्नाटका में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? वायनाड आपको पता है कि केरला में है. These are the things. The tribal groups like Todas, Kotas, Irulas, Kurumbas, Panias, Adians, ये सारे जो है वो they are native to the biosphere, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, Todas, Kotas, Irulas, कुरुम्बास, पनियास, तो ये सब ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, तो इनको याद रखेगा, ये नाम भी पूछ सकता है कभी. और ऑप्शंस में फिर वहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट इधर के स्टेट्स दे देते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन होता है. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. अब ये कोयम्बटूर एडिशन है आज का. वैसे आज हिंदू आया नहीं था, न्यू दिल्ली एडिशन आया नहीं था, तो कोयम्बटूर एडिशन है, तो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस ऑनली. तो काफ़ी न्यूज़ साउथ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई, तो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स की काफ़ी न्यूज़ थी, तो वो अपने को जानना ज़रूरी नहीं है. इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल लेवल की न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्फोर्सिंग अ बैन विल नॉट एंड द मेनेस ऑफ स्टबल बर्निंग. अब देखो, स्टबल बर्निंग आप सबको पता है कि बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण कि एयर पोल्यूशन पूरे दिल्ली में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, सारी चीज़ों का बहुत बड़ा सोर्स है आपका स्टबल बर्निंग. अब ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड इधर की जगहों में ज़्यादा होता है. ओके, अब ऐसा ऑथर ने कहा इस आर्टिकल में कि मेयरली बैनिंग स्टबल बर्निंग विल नॉट बी द सोल्यूशन. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इन्वायरमेंटल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट बतानी पड़ेगी फार्मर्स को. यू हैव टू मेक द फार्मर्स अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ये क्या इकोनॉमिक कॉस्ट है एंड व्हाट इज द इन्वायरमेंटल कॉस्ट लिंक्ड विद दिस स्टबल बर्निंग, तो आपको ये बताना पड़ेगा. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेंगे वो है फार्मर कोऑपरेटिव ग्रुप्स.
फार्मर कोऑपरेटिव ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। फार्मर कोऑपरेटिव ग्रुप्स आर द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स एंड देयरफॉर वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन द अवेयरनेस बढ़ाने में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन प्ले अ रोल इन एजुकेटिंग द फार्मर्स एज वेल, तो वो एजुकेट कर सकते हैं, उनकी बात ज़्यादा सुनेंगे भी फार्मर्स, है ना, तो उनको ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव ग्रुप से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो अगर वो लोग अवेयर करते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, आपको कुछ चीप सोल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव्स एज वेल, यू हैव टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव्स, मतलब आपको कुछ दूसरा चीज़ बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पे वो कर सकते हैं स्टेबल बर्निंग को। जैसे अभी बेसिकली बीच में बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, तो बायोफ्यूल पॉलिसी में किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, इसका अवेयरनेस आप बढ़ाओ, है ना। इतना तो अभी हम ही लोग को नहीं पता, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ही नहीं पता होगा कि किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल फार्मर्स को कैसे पता चलेगा, है ना। अगली चीज़ ये कि पंजाब में जो बेसिकली क्यों ये ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि देखो पंजाब में क्या होता है कि बहुत लगभग 20 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रॉ जनरेट होता है पंजाब में, 20 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रॉ जनरेट होता है। उसके बाद उनके पास अमूमन 2 से 3 हफ्ते होते हैं टू डिस्पोज ऑफ एंड प्रिपेयर द फीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉपिंग। ओके, अगली क्रॉपिंग के लिए उनके पास केवल 2 से 3 हफ्ते अवेलेबल रहते हैं, और इतने कम टाइम में डेवलप करना अगर फील्ड को, तो स्टबल बर्निंग इज द क्विकेस्ट एंड द चीपेस्ट सोल्यूशन। ओके, स्टबल बर्निंग इज द क्विकेस्ट एंड द चीपेस्ट सोल्यूशन, इसीलिए स्टबल बर्निंग ज़्यादा होती है ना, क्योंकि कम टाइम में उनको फील्ड प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है, स्टबल बर्निंग कर दो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। स्टबल बर्निंग जो कंट्रीब्यूट करती है नियरली 7% टू 78% पार्टिकुलेट मैटर एमिशन लोड ऑफ न्यू दिल्ली। विंटर के टाइम में 7 से 78% तक का जो लोड है एसपीएम का, वो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग है। एंड नियरली 600 करोड़ सब्सिडाइज फार्म इक्विपमेंट में खर्च कर चुकी है गवर्नमेंट, ताकि स्टबल बर्निंग को कम किया जा सके, टू अवॉइड द स्टबल बर्निंग, है ना। तो ये फार्मर कोऑपरेटिव्स का यूज़ और क्या किस तरीके से उनको करना चाहिए, सारी चीज़ मैं बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नीट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years नाउ, तो नीट स्कोर जो है वो वैलिड रहेगा 3 years तक। रिजल्ट ऑफ नीट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू परस्यू एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल कोर्स इंक्लूडिंग प्री मेडिकल लैंग्वेज कोर्स इफ एनी फॉलोड बाय एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल कोर्सेज। तो नीट का क्या क्या यूज़ था हमने देख लिया, और नीट का जो रिजल्ट रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर होली संग नॉट मेयरली प्लेड, अब देखो हमने होली, हम जानते हैं होली खेली जाती है, वो होता है, बट कहीं कहीं ये फेस्टिवल गाया भी जाता है। इट इज बट द फेस्टिवल इज संग इन सम पार्ट्स ऑफ असम। ओके, असम में होली को दाउल उत्सव बोलते हैं, दाउल उत्सव, दुअल उत्सव, जो भी आपको बोलना है, देखो बोलने में कुछ नहीं आता, अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सही करना है ना। तो याद रखना कि असम में दाउल उत्सव, दूल उत्सव, डाउल उत्सव, जो भी आपको बोलना है वो बोला जाता है असम में। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे होली संग और बरपेटा 17, यहाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। पहले तो हमने देख लिया कि असम में होली को दाउल उत्सव बोलते हैं। दूसरा, बरपेटा 17, ये जो नाम लिखा है ना बरपेटा 17, इट इज़ अ वैष्णव मोनेस्ट्री। बेसिकली ये मोनेस्ट्री है, वैष्णवाइट मोनेस्ट्री है। इसको बनवाया था माधव देव ने। माधव देव स्टैब्लिश्ड दिस वैष्णव मोनेस्ट्री बरपेटा 17 इन 1583। तो बरपेटा 17 क्या है, एक वैष्णव मोनेस्ट्री है। किसने बनवाई थी? माधव देव ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1583 में बनवाई थी। अब देखो, माधव देव वॉज द प्राइम डिसाइपल ऑफ श्रीमंत शंकर देव। ओके, तो श्रीमंत शंकर देव के बहुत बड़े डिसाइपल थे माधव देव। एंड श्रीमंत शंकर देव कौन थे? ही वॉज द सेंट रिफॉर्मर हु इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन असम। तो श्रीमंत शंकर देव, ही वॉज द रिफॉर्मर, ही वॉज द सेंट रिफॉर्मर हु इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन असम। याद रखिएगा। तो श्रीमंत शंकर देव ने भक्ति मूवमेंट लाई असम में, उनके डिसाइपल थे माधव देव। उन्होंने 1583 में वैष्णव मोनेस्ट्री बनाई जिसका नाम था बरपेटा 17, है ना। अब श्रीमंत वैष्णव देव के आसपास के कंटेम्प्रेरी टाइम के थे गुरु नानक देव, कबीर, चैतन्य महाप्रभु के बंगाल में थे। ये सब अलग अलग जगहों पे थे। एंड माधव देव रोट अ फ्यू दाउल सॉन्ग्स, तो बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे, जैसे फाकू खेले करुणामय, है ना, मतलब फाग मतलब होली खेले करुणामय, मतलब कि भगवान के लिए बोल रहा है। देन दोलाई गोविंदा, इस तरह के उन्होंने गाने लिखे हैं, और वही गाने गाए जाते हैं आसाम में दाउल उत्सव के दौरान, है ना। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ आइटम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल्स में आते हैं। व्हेन द फ्री स्पीच इज ट्रूली फ्री, लीड आर्टिकल वाज द इंपॉर्टेंस ऑन फ्री स्पीच। ऑथर सेज दैट देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फ्रीडम टू स्पीक, टू राइट, टू थिंक, टू इमेजिन, to live our lives, to eat, to do whatever we want and so on. But the most important of these freedoms is the freedom of speech. ऑथर का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब?
तो ऑथर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि फ्री स्पीच डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू से वॉट एवर वन लाइक्स। आप ऐसा नहीं कि फ्रीडम का स्पीच का मतलब है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो बोलने लगो, है ना। इट डज नॉट मीन दैट यू कैन स्प्रेड र्यूमर्स, इट डज नॉट मीन दैट यू कैन गॉसिप, इट डज नॉट मीन्स दैट यू कैन स्प्रेड द फेक न्यूज, एंड इट डज नॉट मीन दैट कि यू कैन यूज दिस फ्री स्पीच एज अ गाइज टू डू ऑल दीज थिंग्स। मतलब उसको एक मास्क या मुखौटे की तरह आप यूज नहीं कर सकते टू डू ऑल दीज थिंग्स। फ्री स्पीच शुड बी वेरी सेंसिबल, फ्री स्पीच शुड बी वेरी मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए, बहुत सेंसिबल होना चाहिए एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फ्री स्पीच मीन्स द स्पीच विच इज फ्री विच कम्स विद नो कॉस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ऑथर। ये फ्री स्पीच का मतलब ये है कि जो वाकई फ्री हो, जिसकी कोई कॉस्ट ना हो, मतलब कि ऐसी जहाँ पे लिसनर इज नॉट टेकिंग ऑफेंस ऑफ योर फ्री स्पीच। लिसनर शुड नॉट टेक द ऑफेंस ऑफ योर फ्री स्पीच एंड स्पीकर को वो फिर बाद में जाके इंटीमिडेट ना करे। ओके, दे शुड नॉट इंटीमिडेट द स्पीकर्स, एंड जहाँ पे आपको प्राइज ना पे करनी पड़े। तो ये चीज़ें बोली जा रही कि आजकल क्या हो रहा है कि फ्री स्पीच में प्राइस ही पे करनी पड़ रही, क्योंकि फिर आपके ऊपर सेडिशन लग जाता है, 124A लग जाता है, आप बाहर जाते हो, आप जेल चले जाते हो, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच क्या है कि फ्री स्पीच इज अ टूल टू मेक डेमोक्रेसी वर्केबल। डेमोक्रेसी को बिल्कुल एकदम काम करने योग्य बनाता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न अस करेक्टली एंड ऑन आवर बिहाफ। फ्री स्पीच मेक्स दोज इन पावर अकाउंटेबल टू दोज हु डू नॉट हैव पावर। फ्री स्पीच बेसिकली उनको पावरफुल बनाता है जिनके पास पावर नहीं है, और अकाउंटेबल उनको बनाता है जिनके पास पावर है। फ्री स्पीच इज द मीन्स बाय विच डेमोक्रेसी कैन सस्टेन करती है डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ फ्री स्पीच। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर देयर। बैक ऑन ट्रैक, बेसिकली दिस इज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो इंडिया एंड मालदीव्स के ऊपर है। अभी मोहम्मद सोलिह जो आए हैं उनके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग एग्रीमेंट, 3 हमने एग्रीमेंट अभी साइन किए थे। ऑथर का कहना है कि अब्दुल्ला यमीन जो मालदीव में पहले थे, दैट मोमेंट मालदीव वॉज शिफ्टेड क्लोजर टू चाइना। उस समय मालदीव जो था वो चाइना के ज़्यादा करीब चला गया था, बट अभी जब से सोलिह आए हैं तो इंडिया के करीब आ गया है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ $1.4 बिलियन फॉर मालदीव के लिए $1.4 बिलियन का हमने फाइनेंशियल पैकेज भी साइन किया है। एंड वी हैव ऑल्सो एग्रीड टू एग्जेम्प्ट होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट। हमने वीज़ा रिक्वायरमेंट हटा दी है फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स एंड ऑल, है ना। फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को बिल्कुल लिव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई इस आर्टिकल में। यहाँ कंसेप्चुअल में एक पॉइंट, बहुत कर्रा पॉइंट, बहुत क्लासिक पॉइंट है, एंड दैट इज रिलेटेड टू इनडेलिबल इंक। ओके, तो इनडेलिबल इंक से रिलेटेड है। अब देखो ये पूरी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अलग अलग 4 कलर्स हैं क्योंकि 4 अलग अलग फैक्ट्स हैं। देखो 5 अलग अलग, 4 अलग अलग है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। दिस इंडेलिबल इंक होती क्या है? बेसिकली इंडेलिबल इंक इज अ वायलेट कलर्ड इंक इन इंडिया दैट इज अप्लाइड ऑन अ वोटर्स फिंगर, 4 फिंगर आफ्टर ही और शी एक्सरसाइजेज हर वोट। ओके, तो अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट है ना। तो दिस रिफर्स टू द वॉयलेट कलर्ड इंक। अब ये वॉयलेट कलर्ड इंक है दैट इज अप्लाइड ऑन अ वोटर्स 4 फिंगर आफ्टर शी एक्सरसाइजेज हर वोट। जैसे ही कोई वोटर जाके अपना वोट एक्सरसाइज करता है, उसका देखा होगा आपने, एक इंक लगाती है मेंबर, एंड वो इंक जो होती है वॉयलेट कलर की रहती है, वही कहलाती है इनडेलिबल इंक। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट में हिस्ट्री है। इन 1962 में 1962 में इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया एंड द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन 4 के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया विद द मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, टू मैन्युफैक्चर दिस इंक दैट कुडंट बी वाइप्ड ऑफ इजिली। तो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया था। तो 1962 और मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, इलेक्शन कमीशन, एनपीएल, लॉ मिनिस्ट्री, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैसूर पेंट्स के बारे में बता देता हूँ तीसरे पॉइंट में। मैसूर पेंट्स वॉज फाउंडेड इन 1937, 1937 में मैसूर पेंट्स को बनाया था बाय महाराजा कृष्ण राजा वडियार 4। ओके, महाराजा कृष्ण राजा वडियार 4 ने बनवाया था मैसूर पेंट्स को 1937 में।
and this company is the sole supplier of indelible ink for civic body, assembly, parliamentary polls. हर इलेक्शन मतलब कि सिविक बॉडी से लेकर असेंबली तक, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट्री पोल्स तक, कि दिस इज दी ओनली बॉडी, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ही केवल एकमात्र ऐसी है पेंटिंग वो जो कि बनाती है ये इंडेलिबल इंक को. एंड इट ऑल्सो सप्लाइज इंक टू अबाउट 25 डिफरेंट कंट्रीज, 25 कंट्रीज में ये सप्लाई करती है. इंडेलिबल इंक रिमेन्स ब्राइट फॉर अबाउट 10 days आफ्टर विच इट स्टार्ट्स फेडिंग. 10 दिन तक ये ब्राइट रहती है, उसके बाद ये फेड करती है. चौथा पॉइंट है किससे बनती है, इट कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट. याद रखिएगा, इट कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट. तो इंडेलिबल इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन सीक्रेसी. तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इंडेलिबल इंक. पूरा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है. पॉलिटिकल पार्टीज आर येट टू कंप्लाई विद द आरटीआई रूलिंग. तो आरटीआई रूलिंग आई थी बेसिकली सीआईसी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर आल्सो पब्लिक अथॉरिटीज. एंड अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज हैं तो फिर किसके अंदर आती हैं, वो आती हैं फिर आपके आरटीआई के अंदर. तो ये जो बेसिकली सेक्शन है वो बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि आरटीआई एक्ट जो था उसका सेक्शन 2H जो है एक्ट का, वो बताता है कौन सी बॉडी पब्लिक अथॉरिटी है, एंड जो भी बॉडी पब्लिक अथॉरिटी है वो आरटीआई एक्ट के अंदर आती है. तो सीआईसी ने रूलिंग दी थी कि बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 2H ऑफ दिस एक्ट, एंड देयरफॉर उनको भी आरटीआई के अंदर आना चाहिए. तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. एससीओ के बारे में यहाँ पे है, तो एससीओ इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. याद रखिएगा, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका जो क्रिएशन था वो 2001 में बनाया गया था शंघाई में 2001 में. और एससीओ के बारे में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है. तो नाम है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है. एंड इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे देख लीजिए, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ओके, 8 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट. याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया है 9 जून 2017 में, जब अस्ताना समिट हुआ था. तो अस्ताना समिट 2017, वहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया एससीओ को. एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसके अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ये भी याद रखिएगा. और इसकी 2 परमानेंट बॉडीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एससीओ हैज 2 परमानेंट बॉडीज, एक तो एससीओ सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS, रैट्स, जो कि ताशकंद में है. ओके, तो रैट्स भी पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके एससीओ से रिलेटेड है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा रखिए, है ना. न्यूजीलैंड बैन्स सेमी ऑटोमेटिक वेपन. तो अभी रिसेंटली क्राइस्ट चर्च में जो अटैक हुआ उसके बाद न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया सेमी मिलिट्री स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स को, इन सबको बैन कर दिया है. इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स को, जो कि पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद हुआ था. तो पोर्ट आर्थर मैसेकर अगर आपसे कोई पूछे कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था पोर्ट आर्थर मैसेकर. ये ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे ये हुआ था पोर्ट आर्थर मैसेकर 1996 में, और ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स को बंद कर दिया था. एंड अभी न्यूजीलैंड ने इसको सेमी ऑटोमेटिक मिलिट्री स्टाइल वेपन्स को बंद कर दिया है. गोलन हाइट्स, टाइम टू रिकॉग्नाइज इजरायली होल्ड ओवर गोलन हाइट्स. बेसिकली क्या है कि इजराइल ने इसके ऊपर कब्जा किया था, कैप्चर किया था. कब किया था बता देता हूँ. इजराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर किया था वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के साथ 1967 में. इजराइल ऑक्यूपाइड दिस गोलन हाइट्स अलॉन्ग विद वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप इन 1967, जब 6 डे वॉर लड़ा गया था. तो देखो 6 डे वॉर अगर आपसे कोई पूछे कि किसके साथ लड़ा गया था, तो इजराइल था उसके साथ. 6 दिन में ये वॉर खत्म हो गया था. कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था. 1967 में इसमें इजराइल ने किया क्या था, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था गोलन हाइट्स को, वेस्ट बैंक को, ईस्ट जेरूसलम को. याद रखेगा, गोलन हाइट्स जो सीज किया था बेसिकली सीरिया से सीज किया था इजराइल ने, और अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको नहीं मानती है ना. याद रखिएगा. एंड गोलन हाइट्स इज वेरी क्रिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक, क्योंकि इतनी हाइट पे है कि वहाँ से आप मॉनिटरिंग इजीली कर सकते हो. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो इंपॉर्टेंस है गोलन हाइट्स का ये है कि यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल लुक मिल जाता है सीरियन आर्टिलरी का, वहाँ की शेलिंग का, वहाँ की आर्मी का, वहाँ कौन कहाँ है. एंड ये सारी चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो. इजराइल को वेंटेज पॉइंट मिल जाता है टू मॉनिटर द सीरियन मूवमेंट्स, वहाँ के सीरियन मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो अ की सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एरिड रीजन. इट इज ऑल्सो अ की सोर्स ऑफ वाटर. तो ये भी इंपॉर्टेंस है गोलन हाइट्स का, जो वाटर अवेलेबिलिटी है. मॉनिटरिंग तो सर्वेलेंस तो है ही, प्लस वाटर अवेलेबिलिटी है, प्लस यहाँ का लैंड वॉल्केनिक है एज वेल एज फर्टाइल है. वॉल्केनिक फर्टाइल लैंड है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, ये सब आप बना सकते हो. तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस है. और 1967 6 डे वॉर ज़रूर याद रखेगा जब उसको कैप्चर किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
रुपी डॉलर स्वैप, यहाँ पे सेम न्यूज आइटम है, यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप के बारे में था तो वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। सैट के बारे में आपको बताता हूँ। सैट, व्हाट इज सैट? सैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। SAT is Securities Appellate Tribunal. It's a statutory body established under the provisions of Section 15K of the SEBI Act 1992. तो SEBI Act जो कि 1992 में आया था, आपको मैंने कई बार बताया ये चीज़ कि SEBI वैसे बनी थी 1988 में, लेकिन जब बनी थी तो वो स्टैट्यूटरी नहीं थी। एक्ट के थ्रू वो 1992 में उसको पावर्स मिली, 1992 में उसको पावर्स मिली एक्ट के थ्रू, जिसको सेबी एक्ट बोलते हैं। उसके 15 के जो सेक्शन है उसमें सैट बनाया गया है, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब कि सेबी अगर कोई जजमेंट लेता है और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप सैट में करेंगे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील करेंगे। एंड इट एक्सरसाइजेज जुरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन द ट्रिब्यूनल बाय दिस एक्ट, याद रखिएगा। एंड इट कवर्स द होल ऑफ इंडिया, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलार हीटर पार्ट्स जो है उनको 18% पे टैक्स किया जा रहा है। देखो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो सोलर पावर्ड डिवाइसेस हैं उन पे 5% ही टैक्स लगेगा। तो इनका ये कहना कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि सोलर पावर डिवाइसेस पे 5% का लगेगा, लेकिन जो उसके कंपोनेंट्स हैं उस पर 18% का टैक्स लगा रहे हो, तो ये क्या सही है? ये क्या जस्टिफाइड है? तो वही है कि जो इंडस्ट्री है वो ये बोल रही है कि जो हमारे पार्ट्स हैं वहाँ इनपुट जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हैवी पड़ रही है, और इनपुट कॉस्ट पे हमको 18% देने पड़ रहे हैं जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं सोलर प्रोडक्ट्स के। अब फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको 5% पे बेचना है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। वही चीज़ इस न्यूज़ आइटम में था। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.